सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इग्नू का पॉलिटिकल साइंस जो सेकंड ईयर का कोड है BPSC 134 आपका सेकंड पार्ट है ये वीडियो का। तो इसमें हम ये देखेंगे कि 8 से लेके 14 चैप्टर तक एक्सप्लेनेशन करेंगे कि 8 से लेके आप 14 चैप्टर वाले जितने भी चैप्टर्स है उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया, आप वहां से डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हैं उस पार्ट पे। ओके फ्रेंड्स, आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो 8 चैप्टर का नाम है आपका शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसके चरण, यानी कि जो शीत युद्ध यानी कि जो कोल्ड वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है, तो जिसे हम शीत युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो आप 8 चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण थे, यानी कि उसके उत्पत्ति जो मतलब बोल सकते हो कि शीत युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण थे जिस कारणों से शीत युद्ध की व्यवस्था या फिर बोल सके दुर्दशा पैदा हो चुकी थी, और उसके चरण यानी कि उसके मतलब बोल सकते हो कि उसके परिणाम क्या थे, उसके मतलब कौन कौन से तत्व थे या फिर क्या परिस्थिति थी शीत युद्ध के बारे में। तो आप यही पढ़ेंगे कि शीत युद्ध क्या थी, शीत युद्ध के बारे में आप इसके अंतर्गत ये भी देखेंगे शीत युद्ध के मतलब व्यवस्था जो चल रही थी उसमें किस प्रकार से अलग अलग देशों को प्रभावित कर रहा था। तो वो सारी बातें आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे कि शीत युद्ध क्यों उत्पन्न हुआ, किन कारणों से उत्पन्न हुआ, और तथा इसके जो उत्पन्न होने के कारण थे उसके बाद परिस्थितियां क्या पैदा हो रही थी। तो आप चैप्टर नंबर 8 में ये पढ़ेंगे। अब आज बात कर लीजिए फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 9 की। तो चैप्टर नंबर 9 है आपका शीत युद्ध का अंत और इसका अंतरराष्ट्रीय संबंधों का प्रभाव, यानी कि शीत युद्ध का जो अंत है, यानी कि शीत युद्ध है उसका अंत कब हुआ, और अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय फ्रेंड्स ये चैप्टर थोड़ा नाम बड़ा है तो इसके बाद मैं शॉर्टकट में लिख दिया अंतरराष्ट्रीय संबंध का प्रभाव। तो फ्रेंड्स बात कर लीजिए तो ये चैप्टर नंबर 9 में आप ये पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का अंत क्या हुआ, उसके कारण क्या रहे, अंत होने का या फिर दी एंड होने का कारण क्या रहे, और अंत के बाद कौन सा देश या फिर कौन सी विचारधारा मतलब बोल सकते हो कि पूरे विश्व में प्रचलित हुई या फिर उसका आधिपत्य हुआ, उसका ही बोल सकते हो कि अधिकार हुआ। तो आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का अंत क्या था, शीत युद्ध के अंत के बाद किस तरीके से परिस्थितियां पैदा हुई, और अंतरराष्ट्रीय यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का प्रभाव क्या रहा, यानी कि उस पर शीत युद्ध का जो अंत है उसका अंतरराष्ट्रीय यानी कि शीत युद्ध का अंत जो हुआ उस पर अंतरराष्ट्रीय संबंध का प्रभाव किस प्रकार रहा। तो आप इसमें ये भी पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के अंत के बाद जब कोई जो देश शीत युद्ध के बाद पैदा हुआ या फिर उसकी विचारधारा पूरे विश्व पर स्थापित हुआ, तो उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध पर प्रभाव क्या पड़ा, उस कारण को आप इसमें चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे कि उसके प्रभाव क्या रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आ जाते हैं आपके चैप्टर नंबर 10 की शक्ति के उभरते केंद्र, यानी कि शक्ति के चैप्टर नंबर 10 है फ्रेंड्स। तो आपके चैप्टर नंबर 10 में आप ये पढ़ेंगे कि शक्ति के उभरते केंद्र, यानी कि इसमें ये देखेंगे कौन कौन से देश या फिर कौन कौन से शक्ति पूरे विश्व पर अपनी आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी, और उभरते केंद्र, केंद्र का मतलब यह है कि कौन कौन सी विचारधारा अपने शक्तियों को पूर्ण रूप से अपने पूरे विश्व पर स्थापित करना चाहती थी। तो आप चैप्टर नंबर 10 में यही पढ़ेंगे कि शक्ति के उभरते जो केंद्र है, जैसे कि मान लीजिए कि शीत युद्ध के बाद जो एक व्यवस्था थी वो आपकी पूंजीवाद की थी या फिर बोल सकते हो कि अमेरिका की थी। तो अमेरिका एक शक्ति के रूप में उभरता हुआ केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो चैप्टर नंबर 10 में यही पढ़ेंगे कि शक्ति के उभरते हुए केंद्र कौन कौन से थे। तो चैप्टर नंबर 11 की बात कर ली जाए, चैप्टर नंबर 11 है आपका वैश्वीकरण। चैप्टर नंबर 11 की बात कर लीजिए तो फ्रेंड्स आपका चैप्टर नंबर 11 है वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह होता है कि पूर्ण रूप से कोई देश अपने व्यापारिक व्यवस्था या फिर व्यापार की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को लगाता है, उद्योग के प्रति आकर्षित होता है और देश के प्रति संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाता है। तो वो
आपका वैश्वीकरण होता है। उद्योगों को स्थापित करना ही आपका वैश्वीकरण की परिस्थिति में आता है। तो उस स्थिति को अंतर्गत हम ये देखेंगे कि वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार से एक देश डेवलप्ड होता है और वैश्वीकरण की स्थिति में राज्यों का क्या अधिकार होता है, या फिर वैश्वीकरण की स्थिति होने के बाद देशों में किस प्रकार से परिवर्तन आया, उनकी व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, वैश्वीकरण से पहले क्या व्यवस्था थी और वैश्वीकरण के बाद क्या व्यवस्था थी। तो आप चैप्टर नंबर 11 में ये पढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 12 की बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 12 का नाम है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और कार्य। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसकी क्या भूमिका है, राष्ट्र की भूमिका और कार्य। तो फ्रेंड्स इसमें ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी क्या भूमिका है और उसके कार्य क्या है, और वो किस प्रकार से दूसरे देश या फिर किस तरह सारे विश्व के देशों हैं उन पर क्या उसकी हस्तक्षेप है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, और वो कार्य करता भी है तो वो कानूनों का भी निर्माण किस प्रकार से करता है और उन्हें लागू किस प्रकार से करता है। तो आप चैप्टर नंबर 12 में ये पढ़ने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र होता क्या है और उसकी क्या भूमिका है। भूमिका इट मीन्स कि उसके क्या अधिकार है वो कार्य करने का। तो आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। अब बात कर लीजिए चैप्टर नंबर 13 की फ्रेंड्स। तो चैप्टर नंबर 13 है आपका अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट, सॉरी संगठन है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय है यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ग्रुप है, उसमें किस प्रकार से वो काम करते हैं और किन किन कारणों से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसमें ये पढ़ेंगे कि जब कोई देश जब पूर्ण रूप से गरीबी में जाने लगता है तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन क्या करता है, उस देश को सपोर्ट करता है। जैसे कि आप मान लेते हैं, जैसे कि आपका है विश्व मनी बैंक जो है, यानी कि वर्ल्ड मनी बैंक जो है वो क्या करता है, आपको देखा जाता है कि जरूरत पड़ने पे वो देशों विश्व के देशों को क्या करता है, कर्जा देता है, और उस स्थिति में ताकि वो अपना मतलब दुर्व्यवस्था को सुधार सके, अपना विकास कर सके, उस स्थिति में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन को बनाया जाता है। तो आप में इस थर्ड चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट की जरूरत क्यों होती है, किस परिस्थितियों में ये हमें सपोर्ट करता है और ये क्यों निर्माण किया जाता है, इनका निर्माण क्यों किया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14। आपका चैप्टर नंबर 14 है क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद। चैप्टर नंबर 14 की बात कर लीजिए तो आपका क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद। तो चैप्टर नंबर 14 में आपका ये देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि क्षेत्रवाद क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा देख सकते हैं कि दिल्ली है, दिल्ली एक क्षेत्र है, ठीक है, तो उस स्थिति में इसे क्षेत्रवाद कहते हैं। और नौ क्षेत्र या वाद का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पब्लिक होती है कि मतलब वो दिल्ली का निवासी नहीं है लेकिन वो आके इसमें भी रहने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का भी एक बोल सकते हो कि नागरिक के रूप में जाना जाता है, तो इसे नौ क्षेत्रवाद के रूप में जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत हम ये भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि क्षेत्रवाद क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पाकिस्तान हुआ चाहे हमारा चीन हुआ, चीन भी देख लो कि हमारे क्षेत्र को किस प्रकार से हथियाने का प्रयास करता है। तो उस स्थिति में हमारा ये कहीं ना कहीं हम उसका विरोध करते हैं और अपने क्षेत्र को मतलब बोल सकते हो कि बचाने या सेफ रखते हैं, तो हमारा क्षेत्रवाद कहलाता है। और नव क्षेत्रवाद का मतलब होता है एक नया क्षेत्र का निर्माण हो जाना। जैसे कि आपने देखा कि कश्मीर के जो भाग हमारा था वो किस प्रकार भारत के मैप में जुड़ गया, तो वो आपका नव क्षेत्रवाद के रूप में जाना जाता है। तो आप चैप्टर नंबर 14 में यही पढ़ने वाले हो कि क्षेत्रवाद क्या होता है। और इसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे क्षेत्रवाद से हमारा अभिप्राय एक ये भी है फ्रेंड्स कि हमारी जो मतलब सोच है, जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ की जड़ें इस तरीके से फैली होती है तो वो कितने क्षेत्रों में फैली होती है, ठीक उसी प्रकार से क्षेत्रवाद का मतलब भी यही होता है कि जो हमारे विचारधारा है
किस रूप से फैली हुई है और उनकी विचारधारा में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, तो आप चैप्टर नंबर 14 में ये पढ़ने वाले हो फ्रेंड्स। तो ये आपके पूरे टोटल 14 चैप्टर्स हैं जिसको मैं डिफाइन कर चुका कि आप कौन कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। आई होप कि आप इस चैप्टर को या फिर पूरे 14 चैप्टर को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो इसके जो फर्स्ट वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया उसका लिंक आप जाके वहां से भी विजिट करके देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।